दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम अवनी है। मेरा परिवार छोटा सा था। मेरे दादाजी रमेश, जिनकी उम्र 60 साल थी, मेरी माँ नीलम, जो 40 साल की थी, मेरा बड़ा भाई साहिल, जो 23 साल का था और लंदन में नौकरी करता था, और मैं, अवनी, 21 साल की। मेरी दादी 12 साल पहले एक बीमारी में गुजर चुकी थीं। मेरे पापा भी तब चले गए थे जब मैं 6 साल की थी। एक सड़क हादसे ने उन्हें हमसे छीन लिया था। अब घर में सिर्फ मैं, माँ और दादाजी रहते थे। साहिल भैया पिछले 4 साल से विदेश में थे और उनकी गैर मौजूदगी ने घर में एक गहरा सन्नाटा भर दिया था। दादाजी रमेश एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनकी गहरी आवाज और समझदारी भरी बातें हर किसी को प्रभावित करती थीं। उनकी भूरी आंखों में एक पुरानी कहानी सी झलकती थी और वो अक्सर पुराने जमाने की बातें सुनाया करते थे। माँ नीलम बहुत सौम्य और खूबसूरत थीं। उनके लंबे काले बाल और शांत मुस्कान किसी का भी मन मोह लेती थी, लेकिन वो अक्सर उदास रहती थीं। शायद पापा की यादें या घर का खालीपन उन्हें सताता था। मैं कॉलेज के 3रे साल में थी, अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। मई का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। मैं कॉलेज से जल्दी घर लौटी क्योंकि मेरी एक क्लास रद्द हो गई थी। मैंने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। घर का मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला था, जो मुझे अजीब लगा क्योंकि माँ हमेशा इसे बंद रखती थीं। मैंने अपने सैंडल उतारे और चुपके से अंदर चली गई। घर में सन्नाटा था। मैंने सोचा माँ शायद बाजार गई होंगी और दादाजी अपने कमरे में होंगे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मुझे ड्राइंग रूम से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी आया होगा। माँ को इतने हल्के मन से हंसते हुए मैंने बहुत समय बाद सुना था। मेरे मन में उत्सुकता जागी। मैं चुपके से ड्राइंग रूम की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांका। माँ सोफे पर बैठी थीं और दादाजी उनके पास खड़े थे। माँ एक कप चाय लिए हुए थीं और दादाजी कुछ मज़ेदार बात कर रहे थे। माँ हंस रही थीं और उनकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दादाजी ने माँ के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कुछ धीरे से कहा। माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीचे कर लीं, जैसे वो उस पल को जी रही हों। यह सब देखकर मुझे अजीब लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या मैंने जो देखा वो सच था? मैंने सोचा शायद मैं गलत समझ रही हूँ। शायद वो बस पुरानी यादें साझा कर रहे थे। लेकिन मेरे मन को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक शक का बीज मेरे मन में पड़ चुका था। उस दिन के बाद मैंने माँ और दादाजी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। माँ सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, दादाजी को चाय देती। दादाजी अपने पुराने रेडियो पर समाचार सुनते या बगीचे में पौधों की देखभाल करते। माँ घर के कामों में व्यस्त रहती। लेकिन कुछ तो बदला हुआ था। दादाजी की आंखों में एक नई चमक थी। वो माँ से बात करते वक्त पहले से ज्यादा मुस्कुराते थे। माँ भी पहले से ज्यादा हल्के फुल्के मूड में रहने लगी थीं। वो गुनगुनाती थीं, अपने दुपट्टे को बार बार ठीक करती और कभी कभी दादाजी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती। ये छोटी छोटी चीजें थीं, लेकिन मेरे शक को और गहरा कर रही थीं। एक शाम मैं अपने कमरे में असाइनमेंट कर रही थी। माँ ने कहा था कि वो पड़ोस की आंटी से मिलने जा रही हैं और दादाजी अपने कमरे में थे। मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेकर टीवी देख लूं। मैं हॉल में गई, लेकिन तभी मुझे माँ की चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद वो जल्दी लौट आईं। मैंने टीवी की आवाज़ कम की और चुपके से देखने की कोशिश की। माँ हॉल में नहीं थीं। मैंने गौर किया कि दादाजी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं चुपचाप वहां तक गई। अंदर से माँ की धीमी आवाज़ आई, रमेश जी, अगर अवनी देख ले तो क्या सोचेगी? दादाजी ने हंसते हुए कहा, नीलम, वो अपने कमरे में है, चिंता मत करो। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। माँ दादाजी के पास बैठी थीं। दादाजी का हाथ माँ के कंधे पर था और वो धीरे धीरे उनके दुपट्टे को छू रहे थे। माँ का चेहरा थोड़ा लाल था और वो दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। फिर दादाजी ने माँ की तरफ झुककर कुछ कहा और माँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह पल मेरे लिए समझना मुश्किल था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ दिन बाद एक रात मैं देर तक पढ़ाई कर रही थी। रात के 11 बजे होंगे। मैंने सोचा कि पानी पीकर सो जाऊं। मैं अपने कमरे से निकली और रसोई की तरफ बढ़ी। तभी मैंने देखा कि दादाजी अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे की तरफ जा रहे थे। वो चुपके से चल रहे थे, जैसे किसी को पता न चले। माँ का कमरा ऊपरी मंजिल पर था और दादाजी का कमरा नीचे। मैंने सोचा शायद उन्हें कोई जरूरी काम हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और दादाजी अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत की और चुपके से माँ के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी।
मैंने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से माँ की धीमी आवाज आई, रमेश जी, अगर अवनी को पता चल गया तो? दादाजी ने जवाब दिया, नीलम वो सो रही है, उसे कुछ नहीं पता। फिर सन्नाटा छा गया। मैं समझ गई कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। मेरी सांसें तेज थीं और मेरा मन उलझन में था। यह क्या था? मेरी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था। ड्राइंग रूम में वो पल, हॉल में वो करीबी, और अब रात का यह सन्नाटा। मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में गुस्सा था, शर्मिंदगी थी और एक अजीब सा खिंचाव भी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं था। मेरे दोस्तों ने पूछा कि मैं परेशान क्यों हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, क्या माँ से बात करूं या दादाजी से, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी। और फिर एक अजीब बात हुई। जब भी मैं उस रात को याद करती, मेरा मन एक अजीब सी उलझन में पड़ जाता। मैं सोचने लगी कि क्या ऐसा होना गलत है? क्या हर किसी को प्यार और करीबी की जरूरत नहीं होती? और फिर एक खतरनाक ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्या मुझे भी किसी की जरूरत है? मैंने अपने कॉलेज के दोस्त आयुष की तरफ ध्यान देना शुरू किया। आयुष मुझसे अक्सर बात करता था, मेरे साथ हंसता मजाक करता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे दादाजी की आंखों की याद दिलाती थी। पहले मैं उसे नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। एक दिन हम कॉलेज के बाद पास के एक कैफे में बैठे थे। आयुष मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ छुआ। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के हल्के घूम रही थीं और मेरे मन में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसने धीरे से कहा, अवनी तुम बहुत खास हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही और फिर मैंने खुद को उसके और करीब जाने दिया। उस दिन के बाद आयुष और मेरे बीच कुछ बदल गया। वो मुझे मैसेज करता, रात तक बातें करता। हम कॉलेज के बाद अक्सर मिलने लगे। एक बार उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसका परिवार बाहर गया हुआ था। मैं गई। हम उसके कमरे में बैठे थे। उसने मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी सांसें मेरे चेहरे के पास थीं। उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ और मैंने उसे नहीं रोका। वो पल कुछ ऐसा था जो मुझे गलत भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी दे रहा था। धीरे धीरे मैं आयुष के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। हम कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं घूमने जाते। वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाता और मैं उसकी दुनिया में खोने लगी। लेकिन मेरे मन में हमेशा माँ और दादाजी की बातें घूमती रहती। मैं सोचती कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी यह गलत नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सामान्य है, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। एक रात मैं घर लौटी। माँ और दादाजी हॉल में बैठे थे। माँ दादाजी के लिए चाय बना रही थीं और दादाजी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने गौर किया कि माँ की साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था और दादाजी की नजरें वहां टिकी थीं। माँ ने हल्के से अपने बाल ठीक किए और दादाजी ने अपना हाथ माँ की तरफ बढ़ाया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग से नहीं गया। और फिर उसी रात आयुष का मैसेज आया। उसने लिखा, अवनी तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, काश तुम मेरे पास होती। मैंने जवाब दिया, काश मैं भी तुम्हारे पास होती। उस रात मैंने खुद को पूरी तरह बदलते हुए महसूस किया। कई महीने बीत गए। मैं आयुष के साथ अपनी दुनिया में खोई थी और माँ दादाजी अपनी दुनिया में। आयुष के साथ मेरी नज़दीकी अब एक आदत बन गई थी। मैं दिन में कॉलेज जाती, लेकिन मेरा मन कहीं और रहता। क्लास में बैठकर मैं आयुष के मैसेज पढ़ती, उसकी बातों में खो जाती। वो मुझे हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कहता जो मेरे दिल को छू जाता। एक दिन उसने मुझे फिर से अपने घर बुलाया। मैं गई। उसका कमरा हल्की रोशनी से भरा था और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। वो मेरे पास आया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खुद को उसके और करीब जाने दिया। वो पल कुछ ऐसा था जो मुझे हर बार और गहरे तक ले जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी बातों को महसूस करने लगी। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यह वही एहसास है जो माँ को दादाजी के पास ले जाता है? लेकिन मैंने उस सवाल को दबा दिया। उस दिन के बाद मैं और डूब गई। आयुष मेरे लिए सब कुछ बन गया था। मैं देर रात तक उसके साथ बाहर रहती और घर लौटने का मन ही नहीं करता था। घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा अजीब हो गया था। माँ और दादाजी अब मेरे सामने भी कम सावधान रहने लगे थे। मेरे मन में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी। मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें अब कोई डर नहीं है? क्या वो सोचते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं? और फिर मेरा दिमाग आयुष की तरफ चला जाता। उसकी बातें, उसकी करीबी और वो पल जो मुझे हर बार और गहरे तक ले जा रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अगर माँ और दादाजी ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी यह गलत नहीं है। लेकिन मेरे दिल का एक कोना चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। फिर एक रात मैं देर से घर लौटी। आयुष के साथ एक कॉलेज इवेंट में गई थी और वहाँ का माहौल मुझे और उलझन में डाल गया था। मैंने देखा कि माँ का कमरा बंद था और दादाजी अपने कमरे में नहीं थे। मैं चुपचाप माँ के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से माँ की धीमी आवाज आई,
रमेश जी, आज थोड़ा जल्दी, अवनी कब आ जाए पता नहीं। दादाजी ने हंसते हुए कहा। नीलम, वो अपनी दुनिया में खोई है, उसे क्या पता। फिर सन्नाटा छा गया। मैं समझ गई कि वो फिर से उसी दुनिया में खो गए थे। मैं अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या यह सब मेरे सामने भी खुलकर होगा। और फिर आयुष का मैसेज आया। उसने लिखा, अवनी, आज रात तुम बहुत अच्छी लग रही थीं। काश तुम मेरे पास रुक जाती। मैंने जवाब दिया, काश मैं भी रुक पाती। उस रात मैंने खुद को पूरी तरह बदलते हुए महसूस किया। मैं उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वापसी नामुमकिन लग रही थी। कई महीने बीत गए। मैं आयुष के साथ अपनी दुनिया में खोई थी और माँ दादाजी अपनी दुनिया में। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक शाम मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि घर का माहौल कुछ अलग था। दरवाजे पर एक जोड़ी जूते पड़े थे जो मुझे जाने पहचाने लगे। मैं अंदर गई तो हॉल में साहिल भैया बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था। माँ और दादाजी भी वहां थे, लेकिन उनकी नजरें नीचे थीं। मैंने कहा, भैया तुम कब आए? साहिल ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज सुबह। अवनी, तू ऊपर जा, मुझे माँ और दादाजी से कुछ बात करनी है। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं अपने कमरे में चली गई। ऊपर से मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। साहिल की आवाज ऊंची हो रही थी और माँ की आवाज कांप रही थी। मैं चुपके से सीढ़ियों पर आ गई और सुनने की कोशिश करने लगी। साहिल चिल्ला रहे थे, यह क्या हो रहा है यहाँ? मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार के लिए लंदन में मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ ये सब। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी। मैंने नीचे झांका। साहिल अपने फोन पर कुछ दिखा रहे थे। माँ और दादाजी सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। साहिल ने फोन माँ की तरफ बढ़ाया और कहा, ये देखो, मैंने घर में सिक्योरिटी कैमरे लगवाए थे। लेकिन यह क्या है? दिन में हॉल में, रात को कमरे में। आप दोनों को शर्मिंदगी भी नहीं होती? माँ ने फोन की तरफ देखा और अपने हाथों से मुंह छुपा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी का सिर झुका हुआ था और उनकी उंगलियां कांप रही थीं। साहिल ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, आप लोग मेरे परिवार हैं और आपने यह सब मेरे पीठ पीछे किया। माँ रोते हुए बोली, साहिल बेटा, हमें माफ कर दे। हम अकेलेपन में बहक गए। उनकी आवाज टूट रही थी। दादाजी ने धीरे से कहा, साहिल, मैंने गलती की। मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना आगे बढ़ जाएगा। हमें माफ कर दे। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी, लेकिन साहिल का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, माफी? आप लोग माफी मांग रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस घर में क्या टूट गया है? अवनी तक इसकी चपेट में आ गई है। मैं सुन रही थी और मेरे पैर कांपने लगे। साहिल ने मुझे आवाज दी, अवनी नीचे आ। मैं डरते डरते नीचे गई। साहिल ने मेरी तरफ देखा और कहा, अवनी, तू भी बता, ये सब कब से चल रहा है और तू कहाँ तक बहक गई? मैं रो पड़ी। मैंने सब बता दिया। ड्राइंग रूम में वो पल, रात का सन्नाटा और आयुष के साथ मेरी गलतियां। साहिल का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने बाल खींचे और कहा, यह मेरा परिवार है। मैं विदेश में दिन रात मेहनत करता हूँ और यहाँ सब कुछ बर्बाद हो रहा है। माँ ने साहिल के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बेटा, हमें एक मौका दे दे, हम सुधर जाएंगे। दादाजी भी हाथ जोड़कर बोले, साहिल, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी गलती थी, मुझे सजा दे दे, लेकिन इस घर को बचा ले। लेकिन साहिल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, यह माफी की बात नहीं है। यह गलत है और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अगले दिन सुबह साहिल ने पुलिस को बुलाया। 2 पुलिस वाले आए, एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। साहिल ने उन्हें फोन में कैमरों की फुटेज दिखाई। इंस्पेक्टर ने फुटेज देखी और कहा, यह गंभीर मामला है, हमें इन दोनों को थाने ले जाना होगा। माँ और दादाजी चुपचाप बैठे थे। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और दादाजी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगाई। माँ ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अवनी, हमें माफ कर देना। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मोहल्ले में हंगामा मच गया। पड़ोसी बाहर निकल आए और लोग कानाफूसी करने लगे। पुलिस की गाड़ी में माँ और दादाजी को बिठाया गया। साहिल मेरे पास आया और कहा, अवनी, यह सही है, उन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैं बस चुपचाप रो रही थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में केस चला। जज ने फुटेज देखी और दोनों को दोषी पाया। दादाजी को 2 साल की सजा सुनाई गई और माँ को 1 साल की। जज ने कहा, यह सिर्फ नैतिक गलती नहीं है, बल्कि समाज के मूल्यों का उल्लंघन है। ऐसे रिश्तों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब माँ और दादाजी जेल चले गए, घर में सन्नाटा छा गया। साहिल मेरे पास बैठा और कहा, अवनी, मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ देखा, तू भी बहक गई थी, लेकिन अभी भी वक्त है। मैंने रोते हुए कहा, भैया, मैं गलत रास्ते पर चली गई थी, मुझे माफ कर दो। साहिल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अवनी, मैं तेरा भाई हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि गलत रास्ते हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं।
उस दिन के बाद साहिल ने मेरी पढ़ाई पर ध्यान लगवाया। मैंने आयुष से सारी बातें खत्म कर दी। धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो हुआ वो मेरे दिल से कभी नहीं निकला। अंत और संदेश। दोस्तों, यह कहानी मेरे परिवार की थी। इसमें गलतियां थीं, दर्द था और एक बड़ा सबक भी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर हमारे आसपास कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो हमें उसे सजा देने से पहले समझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार और करीबी की जरूरत सबको होती है, लेकिन उसे सही रास्ते पर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी को सही वक्त पर रोक लें तो शायद एक परिवार टूटने से बच जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका भी हमें ही देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया